जिनके परिश्रम से, जिनके आंदोलन से ये देश आगे बढ़कर के स्वतंत्रता के इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुआ। और इसलिए जहां तिरंगे झंडे की अगर बात कहते हैं, ये वही तिरंगा झंडा है जिसके लिए आज भी हमारा देश का सैनिक अपने जान की कुर्बानी देने के लिए सीमा पर खड़ा होकर के रक्षा कर रहा है इस देश की। इस पर प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है। और इसी प्रकार से भाइयों बहनों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए। जब हम इस बात को जिक्र कर रहे हैं तो हमारे कई मित्र बहुत परेशान हैं, रोजाना खबरें डाल रहे हैं, अखबारों में कह रहे हैं, आज जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं बड़े बड़े तंबू लगा रहे हैं। हमने कहा भाई, हमारा तंबू तो दिल्ली में भी लगा हुआ है, हमारा तंबू तो हिमाचल में भी लगा है, ये लंबे समय तक लगा रहेगा। तुम्हारा उखड़ गया तो हम उसमें क्या करें? उनका तंबू देश में भी उखड़ गया और प्रदेश में भी उखड़ गया। हमने ये कार्यक्रम के आयोजन इसलिए किए हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल की यात्रा के हमारे 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये हमारा जिम्मा बनता है कि हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में आप सब भाई बहनों का जो बहुत योगदान रहा है, उसके लिए सार्वजनिक मंच से आप सबका अभिनंदन कर सकूं, आप सबका धन्यवाद कर सकूं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं आज आपके बीच में यहां धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर के आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं। हिमाचल के विकास में आप सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। योगदान एक मजदूर का भी रहा, एक किसान का भी, एक बागवान का, कर्मचारी का भी, डॉक्टर का, एक इंजीनियर का, सबका योगदान। इसलिए हमारे से पहले आपने डॉक्यूमेंट्री देखी हो, उसमें मुझसे पहले जो 5 मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने उनका भी जिक्र किया, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि उन मित्रों को, हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर परेशानी हो रही तो उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई। अगर हो रही है तो हो रही है। भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और आप सबका बहुत बड़ा योगदान, आप सबका सहयोग मिला। बहुत बड़ा संकट का ये दौर था, ये सामान्य परिस्थितियों का अब की बार का कार्यकाल नहीं था। ये सामान्य परिस्थिति से हट करके परिस्थितियों का दौर था, लेकिन आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला, हर कदम पर मिला, तब जाकर के आगे बढ़ने का हौसला मिला। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के यहां पर मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि उस संकट, कोविड के संकट से हम बाहर निकल करके आए और बाहर निकलने की सबसे बड़ी ताकत हमको मिली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से पूरे देश के लिए वैक्सीन का प्रावधान करना, वैक्सीन भी बिना पैसे के लगाने का प्रावधान करना। और आज सारे के सारे लोग यहां पर डबल डोज वैक्सीन के साथ यहां पर बैठे हैं। बहुत सारे लोग बूस्टर डोज भी लगा करके बैठे हैं। हर आदमी की जीवन की सुरक्षा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा साइंटिस्ट कि वैक्सीन चाहिए। भारत के साइंटिस्ट क्या नहीं कर सकते? 135 करोड़ का ये भारत, क्या हम अपने देश के अंदर वैक्सीन बना करके क्या नहीं कर सकते? वैक्सीन बनी, लेकिन जब लगाने की बात आई तो हमारे बहुत सारे साथियों ने कई तरह की बातें कहने की कोशिश की। मतलब साइड इफेक्ट हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, कुछ ने कहा यादाश्त चले जाएगी, कई तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की ताकि, और इस वैक्सीन को कहने लगे मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। कुछ लोगों ने तो सार्वजनिक मंच पर से कहा और बाद में वही लोग मास्क पहन करके वैक्सीन सेंटर में पहुंचे, वैक्सीन लगाई और वैक्सीन लगाने के बाद अगली डोज कब लगेगी ये नर्स से पूछे। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आपको
लेकिन मुझे इस बात को लेकर के इस संघर्ष भरी इस परिस्थिति में हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की। 2.5 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, जीवन संकट में था। परिवार के लोग कह रहे थे उनको घर में आओ, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, हमारे बच्चे पूना पढ़ने के लिए गए, हमारे बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए गए हैं, बेंगलोर में पढ़ने के लिए गए हैं, हमारे बच्चे रोजगार के लिए गोवा गए हैं। बहुत बड़ा संकट था। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, हमने 2.5 लाख लोगों को, बच्चों को बेंगलोर से, गोवा से, दिल्ली से, मुंबई से, कोटा से सबको घर तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। परिवार का सदस्य सुरक्षित घर पहुंचे तो आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह से हमने काम करने की कोशिश की। आज हमसे इस बात को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कई बार बहुत विचित्र लग रहा आजकल के दिनों में मैं तो देख रहा, पार्टियां, कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में रही, आजकल उनकी हालत क्या, घोषणा कर रही है, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी। जिसकी अपनी ही गारंटी नहीं है वो गारंटी दे रहे हैं। अभी हाल ही में 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, बहुत जोर से कह रहे थे हम आने वाले हैं, हम आ रहे हैं। परिणाम निकला, सब जगह से निकले। उत्तर प्रदेश में जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं, वहां पर सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। पर इसलिए हमने एक बात कही, जिस बात पर आजकल बहुत परेशानी है, और वो परेशानी की वजह यह है कि हम कहते हैं कि हम रिवाज बदलने की बात कहते हैं। और मेरा ये मानना है कि रिवाज अच्छे भी होते हैं, उनको और मजबूत करना चाहिए, लेकिन कुछ रिवाज बदलने भी पड़ते हैं जो ठीक नहीं है। हमने रिवाज बदलने की बात कही तो परेशान हो गए। हमने भी परेशान क्यों हो रहे हैं, इतनी ही तो बात कही कि रिवाज बदलेंगे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, रिवाज बदलने की बात हम हिमाचल में नहीं कह रहे हैं, पूरे देश में रिवाज बदल गया। यहां हमारे पड़ोस का उत्तराखंड, जहां उत्तराखंड बनने के बाद कोई भी सरकार 5 साल के बाद रिपीट नहीं हुई थी, पुनः नहीं आई थी, दोबारा नहीं बनी थी। रिवाज बदला ना। भाजपा की सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और 5 वर्ष के बाद फिर धामी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार फिर से रिपीट हुई है। रिवाज बदला ना। योगी जी थे, योगी जी फिर आ गए, रिवाज बदला तो हम क्या गलत बोल रहे हैं। या हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा 2014 में सरकार बनी, 2014 के बाद 2019 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर वहां पर मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, सरकार फिर से भाजपा की बनी। रिवाज बदला ना। गोवा में रिवाज बदला, सरकार भाजपा की चली रही है। मणिपुर में फिर भाजपा की सरकार। जब पूरे देश भर में रिवाज बदल गया तो हिमाचल में क्यों नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, बदलना चाहिए ना, बोलना पड़ेगा। और ये बोल करके भी नहीं होगा, ये खट करके होगा, खटना पड़ेगा। धर्मपुर वाले खट रहे हैं, कई साल से खट रहे हैं। कितने साल हो गए? यहाँ तो 35 साल हो गए। चले हैं तो चले, अड़े हैं तो अड़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। अरे एक बार ये दौर पूरे प्रदेश में भी आना चाहिए। खड़े हैं तो खड़े हैं और चले हैं तो चले हैं। इस बात को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि कोई लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं आज। भाई और बहनों, ये सौभाग्य हमारा इस देश को इस तरह का नेतृत्व आज की तारीख में नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है। ये हमारे देवी देवताओं के का आशीर्वाद है। हिमाचल पर तो है ही है, लेकिन पूरे देश पर कह सकता हूं। ऐसा मजबूत नेतृत्व जो देश को एक दिशा देकर के एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत तक नहीं,
दुनिया के नेता, विश्व नेता की छवि के साथ पूरे विश्व के मानचित्र पर लोगों के मस्तिष्क पर गड़े हुए। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता है। और जहां तक हिमाचल की बात आती है, जहां हिमाचल के काम की बात आती है, हिमाचल देवभूमि के लोगों की बात आती है, तो प्रधानमंत्री जी हिमाचल को अपना घर कहते हैं। अरे हिमाचल, हिमाचल तो मेरा अपना घर है, जहां वर्षों तक मैंने लोगों के बीच में रह करके काम किया। इन 5 वर्षों के कार्यकाल में आने वाले समय में अभी 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम बनने वाले हैं। अभी तक प्रधानमंत्री जी 7 बार हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं, 7 बार, 7 टाइम्स। शिमला में आए 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर, और जब शिमला के माल रोड पर पहुंचे तो गाड़ी छोड़ करके निकल पड़े माल रोड पहुंचे। मैं वर्षों तक यहां घूमता रहा, साथियों के साथ मिलता रहा, और उसके बाद रिज के मैदान से पूरे देश को संबोधित किया। कुछ दिनों के बाद धर्मशाला आना हुआ, धर्मशाला में रुके, रात को ठहरना हुआ। हमारे कांग्रेस के लोग बहुत परेशान होने लगे, हमसे पूछने लगते हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमने कहा जी आ रहे हैं। कहने लगे हमने सुना रुक भी रहे हैं, नाइट स्टे भी। हमने कहा जी नाइट स्टे भी है, क्यों परेशानी है आपको? नहीं, हम ऐसे पूछ रहे हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि मोदी जी हिमाचल में आकर के रुकते हैं रात को। और अभी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी आने वाले हैं। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, जब कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम की जानकारी आपको मिलेगी, उसमें आप सब लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंच करके हमने उनका संबोधन भी सुनना है, उनका आशीर्वाद भी हमने यहां पर लेना है। कुछ लोगों को अपने तरीके से बात कहने का आजकल हो गया है। मैं एक दिन सुन रहा था कि हमारे हिमाचल प्रदेश के भी नेता जो हाई टेक अपने आप को मानते हैं, बहुत ज्यादा, कहीं संबोधन बोल रहे थे, जो बारी बारी की बात था, इतना असर बुरा हो रहा, उनको पता नहीं क्या परेशानी है। हमने कहा कि अब की बात रिवाज बदले, तो कहने लगे रिवाज तो बड़े बड़े नहीं बदल सकते। हमने सोचा पता नहीं बड़े बड़े की बात किसके लिए कह रहे हो। फिर अगली लाइन में कहते हैं कि राजा साहब 6 बार मुख्यमंत्री रहे, राजा साहब नहीं बदल सके इस रिवाज को, और हिमाचल प्रदेश में सरकार को रिपीट नहीं कर सके। जयराम तो किस खेत की बोली है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये उनकी भाषा सार्वजनिक मंच की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं कमरे के अंदर बोला, किसी को चलते हुए बोला, भाषण माइक पर बोला। आदमी बड़ा हो छोटा हो, मैं तो आदमी को सिर्फ आदमी मानता हूं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। और ये बड़े बड़े की सोच उतारनी पड़ेगी भाइयों, दिमाग से उतारनी पड़ेगी। जो लोग इस बात को लेकर के अपने आप को महसूस करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, उनको आदमी बनाना पड़ेगा, इंसान बनाना पड़ेगा, इंसानियत। अब गरीब परिवार में कोई आदमी जन्म लेता है, वो बड़ा नहीं हो सकता, मैं मानूं, चलो कोई बात नहीं, और हमें बड़ा होना भी नहीं। लेकिन ये ठेका बड़े लोगों के घरों में जन्म लिए हुए लोग हैं वही लेंगे, ये उचित नहीं है। ये भाषा ठीक नहीं है। इस भाषा को ठीक करने की जरूरत है। मैं सम्मान करता हूं जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, सबके प्रति मेरा आदर है। लेकिन अगर इस तरह की भाषा करेंगे तो जो सम्मान की भावना हमारे उन लोगों के प्रति रही है, उसके लिए भी ठेस पहुंचे। आदमी सिर्फ आदमी है। अटल जी ने कहा है आदमी ना बड़ा है, आदमी ना छोटा है, आदमी सिर्फ आदमी है। कविता लिखी है उन्होंने, आदमी ऊपर नीचे कुछ है, न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा।
आदमी सिर्फ आदमी है, इस भाव को समझने की आवश्यकता है। और मैं तो इनको ये कहना चाह रहा हूं कि सारे काम बड़े आदमी करते हैं, ये जरूरी नहीं, कुछ काम छोटे आदमी भी कर लेते हैं भाई। और की बात, ये रिवाज बदलने का काम भाई और बहनों हम सब छोटे आदमी के दिल में है। इसमें आप सबकी आहुति चाहता हूं, इसमें आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, इसमें आप सबका सहयोग चाहता हूं। ये मैं आप सबके बीच में वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन देते हैं। वो बड़े थे, बहुत बड़े थे, और हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उनसे दुगने से भी ज्यादा, दुगने के बराबर लोगों को जो है वो पेंशन देते थे। वो पेंशन पर 400 करोड़ खर्चते थे, और हम 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर बुजुर्गों के लिए, अपाहिज जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए खर्च करते। हमने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने 137 गैस के कनेक्शन घर घर में पहुंचाए। कुछ परिवार छूट के, कुछ रह गए, उन्होंने कहा हमको भी चाहिए, हमने कहा आपको भी देंगे। हमने 3,35,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। बड़े लोग नहीं कर पाए, छोटे लोग नहीं करते। गरीब आदमी बीमार होता है, उसका इलाज कैसे हो, सरकार के पास कोई योजना इतने लंबे समय नहीं थी जो बार बार सत्ता में रहे, कई बार सत्ता में रहे, जिनका वो जिक्र करते हैं। उनको मालूम नहीं हुआ कि अगर गरीब आदमी बीमार होता तो उसके सामने उसके इलाज के लिए कितनी परेशानी होती है। उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, चीख पुकार में खत्म हो जाती है, क्योंकि इलाज खर्च करने की स्थिति में उसके पास पैसे नहीं होते। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की शुरुआत की, और हिमकेयर के माध्यम से अभी तक मुझे इस बात की खुशी है कि 3,10,000 गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ करके कर बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, लेकिन छोटे आदमी कई बार ऐसे काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी बीपीएल परिवार की बेटी शादी हो और उस बेटी की भावनाओं का भी सम्मान हो, उसके मां बाप की भावनाओं का भी सम्मान हो। हमने उस दृष्टि से निर्णय लिया जिस दिन उस बेटी की शादी होगी हम उसके लिए 31,000 रुपए शगुन सरकार की ओर से देंगे, उसके खाते में जमा करके हमने इस योजना को शुरू किया। और यहां माता बहनें यहां पर बैठी हैं। हमारी माता बहनें काम के लिए निकलती है, घर से बाहर जाती हैं, बाजार जाती हैं, अपने दुकान चलाती हैं, अपना कारोबार करती हैं, अपनी छोटी मोटी नौकरी करती हैं। आने जाने पर किराया ज्यादा खर्च होता है। हमने कहा सरल कैसे निकाला जाए, सरल कैसे किया जाए, रास्ता निकाला। हमने कहा अगर माता बहनें आबादी का 50% है, आधा हिस्सा है, तो माता बहनों से किराया भी हम आधा लेंगे, आधा किराया लेकर अपनी माता बहनों का सम्मान करने की कोशिश। वो बहुत बड़े थे, उनकी समझ में नहीं आया। हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि हम बिजली पैदा करते हैं, दूसरे प्रदेशों को बिजली भेजते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सभी प्रदेशों को बिजली देते हैं, और हिमाचल के लोगों को उसमें क्या हासिल। हमने तय किया, हमने कहा ऐसा वर्ग जो गरीब है, गरीब के साथ मध्यम वर्ग का, जिसके लिए मदद करना चाहते हैं, हमने मुफ्त का जिक्र नहीं किया। हमने कहा एक वर्ग को मदद करना चाहते हैं, और हमने अधिकारियों को पूछा कि हम बिजली का हमारा सिस्टम क्या है। तो मालूम पड़ा कि अगर गांव में कहीं एक बल्ब भी लगा है, वो जलता है या नहीं जलता है, लेकिन 55 रुपए महीने का उसको देना पड़ता है, क्योंकि 15 रुपए फिक्स चार्जेस मीटर के लगते हैं, 40 रुपए फिक्स चार्जेस सर्विस चार्जेस लगते हैं, और 40 और 15 55 रुपए हर महीने के देना पड़ता है। और यहाँ आपके यहाँ धर्मपुर में तो 2 गिरी होती नहीं है, 2 गिरी होती नहीं है, हमारे होती 2 गिरी। 6 महीने 2 गिरी में रहते हैं लोग, 6 महीने घर में रहते हैं। अपने जमीन होती है ना, तो घर से दूर जिसको 2 गिरी बोलते हैं, जहां जाते हैं ऊंचाई पर, पहाड़ पर जाकर के जहां जमीन पर काम भी करते हैं, और उसके बाद पशुधन भी वही ले जाते हैं। और वहां पर तो बल्ब 6 महीने चलता है, 6 महीने के बाद तो जलता नहीं, लेकिन 50 और 55 रुपए हर महीने का किराया आता है।
ऐसे में हमने कहा एक गरीब आदमी के घर में 3 बल्ब अगर है तो कितना खर्चा आता है, 4 बल्ब है तो कितना आता है, 5 होते हैं, 6 बल्ब होते हैं तो कितना आता है। कहा कि 3 से 4 बल्ब खर्च करने पर जलने पर 60 यूनिट तक आता है। तो हमने कहा इनके लिए मदद करते। पहले हमने 60 यूनिट के लिए कहा कि 60 यूनिट तक हम किराया ले लेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ इससे भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने कहा 6-7 बल्ब जिस घर में जलते हैं उनका, तो कहा कि 110 से 120 यूनिट वहां पर जलते हैं और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमने तय किया 125 यूनिट बिजली हम हिमाचल प्रदेश में जहां जलेंगे उसका किराया जो है हम 0 किराया। बिल आया होगा आप लोगों को जुलाई महीने का, और बिल आया कितना आया? 0 बिल आया। और कांग्रेस ने कहा कि जयराम ने मुफ्तखोर की आदत आ गई, मुफ्तखोरी की आदत आ गई। आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन जब आप लोग तगड़ा काम करेंगे। और आखिरकार अभी मैं देख रहा था बड़ा विचित्र, हमें कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी की आदत डाली और अपने आप अभी जाकर के जो है गारंटी दी, 10 गारंटी दी, और 10 गारंटी में से एक ये भी बात कही कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आएगी ही नहीं तो बोलने में क्या फर्क जाता है। और आने देंगे भी क्यों भाई? सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो कह रहे हैं, हमने करके दिखा दिया है। जो किया जा सकता तो भाई और बहनों को हमने करने की कोशिश की है। मैं आपके बीच में यही कहना चाह रहा हूं। और बाकी सारी चीजों को लेकर के यहाँ आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ मसलों को उठाया है। हम इनके साथ बैठ करके बातचीत कर लेंगे। जो भी यहाँ जो इन्हें मिनी सचिवालय में जो धर्मपुर में निम्न अधिकारी को बैठने की जो बात कही गई है, एसडीएम की बात कही है, विकासखंड अधिकारी की बात कही है, तहसील कल्याण अधिकारी की बात कही है, श्रम निरीक्षक की बात कही है कि 1 सप्ताह के लिए वहां पर व्यवहारिक लगता है। तो ये धर्मपुर के जो है वो अधिकारी जो है वो संदूर में बहुत गाय जो सड़कों से आती है जारी करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी में और बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें डिटेल में दिया, उसमें हम बैठ करके बात कर लेंगे जो भी इसमें करने की चीजें होंगी। एक चीज को लेकर के जो यहाँ पर प्रमुख रूप से इन्होंने जो बात कही गई है, और वो ये बात कही है कि सिविल जज कोर्ट धर्मपुर की जो औपचारिकताओं के दौर होता है उसको उन्होंने लगभग पूरा कर दिया है। और मैं आप सबके बीच में इस बात को कह रहा हूं, सिविल जज कोर्ट जो है वो धर्मपुर में बहुत जल्द खोल देंगे ताकि इस प्रक्रिया को हम पूरा कर सकें। और उसी तरह से एक फायर सबस्टेशन के सिलसिले में इन्होंने बात कही धर्मपुर में, तो ये फायर सबस्टेशन भी आपके यहाँ पर खोल दिया जाएगा। 3 हेल्थ सब सेंटर की बात भी इन्होंने कही है, 3 हेल्थ सब सेंटर की बात कही है उन्होंने, फील्ड में, चौकी में, 6 गवेला तो यहाँ पर कहा है। तो ये सारी चीज को लेकर के इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। 3 हेल्थ सब सेंटर यहाँ पर खोल दिए जाएंगे, बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। और बाकी एक चीज को ले जिसके कारण हम दोनों बहुत परेशान भी रहे, काम के जो पंजीकरण हेतु जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के लिए जो है उप कार्यालय खोलने की बात कही गई है। और इस कार्यालय को कहाँ खोलना चाह रहे? धर्मपुर एक विंग खोलनी है उप कार्यालय कहाँ? अच्छा, तो धर्मपुर में एक विंग जिसकी खोलने की बात है उसको भी हम खोल देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बाकी जहां साइंस क्लासेस की बात कही है, साइंस क्लासेस को और कॉमर्स क्लासेस को शुरू करने के लिए 2 जगह हमने बात कही है, वो लिख करके दे देंगे, उसको हम पूरा करेंगे। और अंत में सिर्फ एक ही चीज को लेकर के जहां खड़े होकर के कह रहे हैं ये रहे, हम बोल रहे हैं कि बच्चा क्या करने को जाता, बच्चा ही कुछ नहीं। शोर मचा दिया। तो ये यहां पर कहा गया कि 3 डिवीजन को मिला करके बिजली का सर्किल खोलने की बात कही है, इसको भी आपके यहां पर खोल दिया जाएगा। ये मैं आपके लिए कहना चाहता हूं। बाकी जितनी भी स्कीमें हैं उसको हम बैठ करके हम
आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई अनुराग ठाकुर जी का, जिनका केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए विशेष योगदान रहता है, सहयोग रहता है। आपने भी समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ मिलकर के जो भी योजनाएं हमारे केंद्र में है, उन सारी योजनाओं को जल्दी से हम पूरा कर सके हिमाचल प्रदेश में, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी जुड़ना था, किसी वजह से वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी ओर से धर्मपुर की जनता को, हिमाचल की जनता को शुभकामनाएं देना, तो उनकी ओर से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, ठाकुर महेंद्र सिंह जी का और सभी माननीय विधायकों का भी आभार व्यक्त करके अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं सोचा था मेरी अजमान बजा दिया ये जगह पे भाषण दे रहा है, कभी भी कभी लगता है जल्दी ले आई सब मंत्रण में पहले नमस्कार, कैसे हो? किस्मत वाली क्या बड़े बड़े ठाकुर साहब, आपकी रोटी और ऑमलेट साथ में, ऑमलेट और भी क्या हाल चाल? ठीक है, सब चलेंगे। यही शकल ही मिलती है, तंदूरा भी है। दूसरे बेटे